डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज के दिन हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है, तो ये इसके कंटेंट आ गए हैं कि चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी कि इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं इसको डिस्कस किया जाएगा। इंट्रोडक्शन आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन आ जाएगा, डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, ऑर्डर डिग्री आ जाएगी, लीनियर एंड नॉन लीनियर आ जाएगी, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस आ जाएगी, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, ऑक्सिलरी कंडीशंस आ जाएंगी, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन आ जाएगी, इनिशियल वैल्यू कंडीशन आ जाएगी, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू कंडीशन आ जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मुलेशंस आ जाएगी, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर 2 की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, क्लासिफिकेशन आ जाएगी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, वेल पोज्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, फिजिकल क्लासिफिकेशन, डीएलम्बर्ट सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन आ जाएगा, आयलर इक्वेशन आ जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आ जाएगा, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स आ जाएंगे, लीनियर इक्वेशंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, कैनोनिकल फॉर्म्स आ जाएगी, सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स और फिर एक्सरसाइज आ जाएगी। ठीक है, यानी कि सारी बेसिक चीजें हैं। तो चलिए आइए इनको हम कवर करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, ये तो इंट्रोडक्शन वगैरह ही लिखा गया होगा। चलो, इंट्रोडक्शन में ये लिखा गया है कि हम इस चैप्टर में क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। जैसे फिजिकल एंड जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होंगी जिनमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इन वेरिएबल्स में these variables में भी टी टाइम हो सकता है या और स्पेसिस हो सकती हैं, जैसे एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स हो सकती है। कहता है इस चैप्टर में वी विल सम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा, फार्मूलेशन देखेंगे एंड द मेथड फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन को फाइंड करने के जो मेथड्स होंगे इनको देखेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे बाद में। कहता है सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशन बाय डीएलम्बर्ट सॉल्यूशन देखेंगे, आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, फर्दर मोर द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी डिस्कस, उसको डिस्कस किया जाएगा। फाइनली द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म, कहता है एंड में जाके हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में ले आना। ठीक है, इस वाली चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये सारा ये लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में हम क्या चीज़ें जो है उसको डिस्कस करेंगे। अब आ गया पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव। कहते हैं कि लेट यू बी अ फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये वाले हैं, ठीक है, और टी भी आ गया है, 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल उन्होंने ले लिए हैं और यू डिपेंडेंट वेरिएबल है। कहता है यू लिख सकते हैं यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी और टी। कहते हैं द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे होगा, ये वाला, यानी कि यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे होगा। एक्स के हिसाब से चेंज आ रहा है तो हम कहेंगे कि डेल एक्स बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि अप्रोचेस टू 0 है, और बटे के नीचे क्या है, डेल एक्स है। अब क्या आएगा कि u में चेंजिंग, u फंक्शन था एक्स वाई जी टी का, तो वाई जी टी वैसे ही रहा और ये आ गया x में चेंज और माइनस u वाला फंक्शन आ गया। ठीक है, तो अगर मैंने y के हिसाब से लिखना हो, यानी कि अगर मैंने y के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि डेल y बहुत छोटा है और यहाँ बटे के नीचे आ जाएगा डेल y, और चेंजिंग आई y में तो x वैसे ही y प्लस डेल y लिख दूंगा, z वैसे ही, t वैसे ही, और माइनस u वाला फंक्शन लिख दूंगा। तो ये y के रिस्पेक्ट में मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन जाएगी। तो 1 मिनट ज़रा मैं ना एडजस्ट कर लूँ चीज़ें, अभी अगेन स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये वाइड्स जो है इसको ठीक तरीके से एडजस्ट कर लूँ ताकि इजीली जो है वो लेक्चर बन सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा गया है, अब वो कहते हैं कि इसको हम u के नीचे छोटा सा x लगा देंगे ना, तो इसको इस तरह हम इजहार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि u के नीचे छोटा सा x लगा दें तो इसका मतलब यही होता है, ये इसके इक्विवेलेंट होता है। इसी तरह u के नीचे छोटा सा y लगा दें तो ये इसके इक्विवेलेंट है, u के नीचे t लगा दें वो इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे ux आ गया। अगर मैं इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव ले लूँ तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव, तो 2 दफ़ा u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के, तो फिर उसको u के नीचे 2x लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब है x के रिस्पेक्ट 2 दफ़ा, और अगर मैं नीचे यानी कि 2 दफ़ा y लगा दूँ तो इसका मतलब है u का 2 दफ़ा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पहले y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया था, बाद में हमने x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लिया, तो ये बन गया u बाई x। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लगा है कि u एक्स वाई उन्होंने क्यों नहीं लिखा। तो u एक्स वाई इक्वल होगा, देखें कि u का डबल डेरिवेटिव पहले हम x के रिस्पेक्ट लेंगे, बाद में y के रिस्पेक्ट आ जाएगा।
अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि क्या यू वाई एक्स यू एक्स वाई के इक्वल होता है, तो मैक्सिमम केसेस में इक्वल होता है, लेकिन कोई इक्का दुक्का चीजें आ जाती हैं जिसमें ये आपस में इक्वल है नहीं होता। तो मुझे लगता है बल्कि ऐसा ही है कि आगे जो भी हम चीजें लेके चलेंगे ना उनको एज अ इक्वल तस्वर करेंगे इनको, ठीक है। लेकिन हर केसेस में ये इक्वल नहीं होते, मैक्सिमम केसेस में ये चीजें इक्वल। हाँ जी बुला दें दोनों बैठ के अपने टेस्ट देने का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, ये जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं ना, यू एक्स यू वाई यू टी यू एक्स एक्स यू वाई वाई यू एक्स वाई या यू वाई, यानी कि इनको क्या कहते हैं, इनको पार्शियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो अगर किसी इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसमें एक्स वाई जी टी तो पाया जाएगा, लेकिन इनके अलावा यू भी पाया जाएगा, लेकिन इनके अलावा इनमें से कोई ना कोई एक चीज आना लाजमी है, या यू एक्स आए या यू वाई आए या यू जी आए, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट, जी के रिस्पेक्ट, टी के रिस्पेक्ट, या 2 दफा एक्स के रिस्पेक्ट, या 1 दफा एक्स फिर वाई के रिस्पेक्ट, या 3 दफा एक्स के रिस्पेक्ट, इनमें से चीज आना लाजमी है। तो अगर किसी फंक्शन में इनमें से कोई भी एक चीज आ गई तो वो क्या बन जाएगी, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं कि एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं फंक्शन के, और ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो से ज्यादा, क्योंकि अगर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट हो तो वो टोटल डेरिवेटिव बन जाता है, जैसे dy ओवर dx, लेकिन अगर y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट हो और z के रिस्पेक्ट हो तो फिर ये चीज इस तरह बन जाती है, फिर पार्शियल डेरिवेटिव आते हैं। सिंपल ये कि ऐसी इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव पाया जाए उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है कि जब कोई वेरिएबल जो है वो एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करे तो वहां पर जो डेरिवेटिव हम लेंगे वो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, नीचे एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बताया कि देखें ये पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है u का विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पे u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये एक इक्वेशन में यूज हो रहे हैं, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। u का 2 दफा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का 2 दफा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ये लिखा है u यहाँ पे डिपेंडेंट है, while x एंड y आर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट आ गया है ऑर्डर एंड डिग्री, तो ये लिखा है द ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। कहता है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव का जितना ऑर्डर होगा ना हाईएस्ट, वही उस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। एग्जांपल देता हूं आपको, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर देखें। पार्शियल डेरिवेटिव के ऑर्डर का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव कितनी यानी कि वो आ रहा है कितने ऑर्डर में आ रहा है, तो ये 3 ऑर्डर में आ रहा है डेरिवेटिव और ये 2 ऑर्डर में आ रहा है। इन दोनों को हमने यहाँ पर लिख लिया, एक 3 ऑर्डर का आ रहा है, एक 2 ऑर्डर का आ रहा है। अब इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट 3 वाला है, 3 वाला हाईएस्ट है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और डिग्री किसे कहते हैं, कहता है पावर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री। यानी कि ये जो ऑर्डर वाली चीज थी ना, ऑर्डर वाली चीज कौन सी है, ये वाली, इसको डब्बे में बंद कर ले, जितनी इसकी पावर हुई उसको हम डिग्री का नाम देंगे। तो यानी कि जो ऑर्डर वाला डेरिवेटिव होगा ना, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा, उसको एक डब्बे में बंद कर लें, उसकी जितनी पावर लिखी होगी डिग्री होगी। ठीक हो गया, उतनी ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। तो ये आ गया फॉर एग्जांपल, जैसा कि एग्जांपल में बताया गया है, ये बता दिया आपको, इसके ऑर्डर 3 था, बता दिया इसकी पावर कितनी है, 2 लिखी हुई है, तो इसकी डिग्री 2 आ गई। नेक्स्ट आ गया लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 2 रूल लिखे हुए हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कहेंगे कब, इफ इट्स फर्स्ट डिग्री, उसकी डिग्री 1 हो इन द डिपेंडेंट वेरिएबल की और इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स की, और डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहूँ ux और uy लिखा हुआ है तो ये भी 1 डिग्री नहीं है, ये 2 डिग्री है, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिपेंडेंट है दोनों ना, तो ये 1 और 1 इसकी 2 डिग्री कहलाएगी, ये भी लीनियर नहीं है। ठीक हो गया, लीनियर कब होगी, सिंपल अल्फाज में ये कि सारे u वाली चीजें जो है वो अकेली अकेली आनी चाहिए, उनकी पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे उनकी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव आर फंक्शंस ओनली ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी कि देखें कि इसके जो कोफिशिएंट होंगे ना, वो बात आ गई। देखें यू वाई का कोफिशिएंट जो है मैं यू एक्स नहीं लिख सकता, क्यों, यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि कोफिशिएंट जो होंगे ना
डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव के, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जी की फॉर्म में होंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में होंगे, डिपेंडेंट में नहीं हो सकते। इसका कोफिशिएंट डिपेंडेंट में हो गया तो यानी कि ये फिर लीनियर है, नहीं रही। तो लीनियर के लिए जरूरी क्या है कि उसके कोफिशिएंट भी एक्स वाई जी की फॉर्म में हो, डिपेंडेंट की फॉर्म में ना हो, ठीक है। एन इक्वेशन दैट इज नॉट लीनियर, और ऐसी इक्वेशन जो कि लीनियर ना हो वो नॉन लीनियर कहलाती है। एग्जाम्पल बताई गई है 1 and 2 अबव आर लीनियर वाइल 3 इज नॉन लीनियर, यानी कि अगर इसकी बात करें ना 1 और 2 की, तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखें, इसको हम सादा सी फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3y² और ux और प्लस x² uy और इक्वल टू 2y 2u, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा ux और दो दफा डेरिवेटिव और प्लस x² और u आ जाएगा y और इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो कहाँ पे, यहाँ पे डेरिवेटिव आ रहा है, यहाँ पे डेरिवेटिव आ रहा है, यहाँ पे डिपेंडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे डिपेंडेंट है। सबसे पहली बात देखेंगे इनकी डिग्री चेक करें, तो इसकी पावर भी 1 है, 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 इसकी पावर 1 है। सेकंड देखिए इसका कोफिशिएंट जो है वो u की फॉर्म का नहीं है, इसका कोफिशिएंट भी डिपेंडेंट का नहीं है, इसका कोफिशिएंट भी डिपेंडेंट वाला नहीं है, इसका कोफिशिएंट भी डिपेंडेंट वाला नहीं है, इसका कोफिशिएंट भी डिपेंडेंट वाला नहीं है। तो ये दोनों क्या है, लीनियर है, ठीक है। लेकिन अगर हम चले आए इस पर, इस वाली इक्वेशन पे, अगर हम चले आए इस वाली इक्वेशन पे, तो इस वाली इक्वेशन को अगर हम देखें तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये क्या है ux है, क्योंकि 3 दफा डेरिवेटिव और इसकी पावर कितनी है 2 है, और प्लस ये 2 दफा y के रिस्पेक्ट u y और इसकी पावर कितनी है 3 है, और प्लस 8u इक्वल टू 0। सबसे पहले हम डिपेंडेंट वाले को हाईलाइट कर लेते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इनकी अगर पावर देखें तो 1 नहीं है, तो डिग्री 1 होनी चाहिए, तो इसकी पावर 2 आ रही है, लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, ठीक हो गया। चलो जी, और ये लिखा गया था तीसरी जो है वो नॉन लीनियर है, पहली 2 लीनियर्स थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस क्या होंगे, सिंपली ये है कि अगर हर एक टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल पाया जाए तो वो होमोजेनियस होगी, और अगर किसी में डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि इंडिपेंडेंट वाली भी टर्म्स मौजूद है, तो वो हमारे पास नॉन होमोजेनियस कहलाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लें, अगर ये वाली चीज़ इसमें डिपेंडेंट पाया जा रहा है, इसमें डिपेंडेंट पाया जा रहा है, इसमें डिपेंडेंट है नहीं है, तो ये नॉन होमोजेनियस हो गया। उन्होंने कहा था 1 और 2 आर होमोजेनियस, 1 और 2 होमोजेनियस है। देख लेते हैं जाके 1 और 2 कैसे होमोजेनियस है। इसमें भी u पाया जा रहा है, इसमें भी u पाया जा रहा है, इसमें भी u, तो होमोजेनियस है। इसमें भी u पाया जा रहा है, इसमें भी u पाया जा रहा है, तो ये होमोजेनियस है, ठीक हो गया। तो ये होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस था। अब जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एनी फंक्शन व्हिच satisfy the equation identically. The general solution is a solution that contains the number of arbitrary independent functions equal to the order of the equation. A particular solution is one which can be obtained from the general solution by a particular choice of arbitrary functions. ठीक है, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। कहता है एक सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इज एनी फंक्शन, कि सॉल्यूशन कोई भी एक फंक्शन हो सकता है जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कोई ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है, ऐसा यू के अंदर फंक्शन जो कि इसको सेटिस्फाई कर जाए, हम उसको सॉल्यूशन कहेंगे। द जनरल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट्स जो है वो इक्वल द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। इसका ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर है ना, तो इसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पाए जाएंगे, उसको फिर हम जनरल सॉल्यूशन का नाम देंगे। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहता है कैन बी ऑब्टेन्ड, इसको हासिल किया जा सकता है फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन से, यानी कि जनरल सॉल्यूशन से फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाया जा सकता है बाय पर्टिकुलर चॉइस ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, फर्ज किया मैं ए और बी आते हैं, ए और बी की अगर मैं कोई खास वैल्यू पुट कर दूं, पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दूं, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो यू वाला फंक्शन बनेगा, उसको फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नाम दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर वो कहते हैं कि ये वाला एक यू के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पहली लाइन पूरी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यू यहाँ पे पुट करके देखें, यू यहाँ एक जगह ये आ रहा है, पुट करके देखें ना ये वाली वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, इसका मतलब ये उसको सेटिस्फाई करेगा। दूसरा क्या था कि इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट फंक्शन जो है वो इक्वल टू द ऑर्डर हो गए। इसका ऑर्डर अगर हम चेक करें ना, तो ऑर्डर कितना है, 2 दफा डेरिवेटिव आ रहा है, तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर कितना है 2। तो देखें इंडिपेंडेंट यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी फंक्शंस कह ले कितनी आ रही हैं, 2 ही आ रही हैं, दूसरी लाइन भी सेटिस्फाई हो गई। अगर इनकी हम कोई खास पर्टिकुलर वैल्यू ले लें, इनकी कोई खास पर्टिकुलर वैल्यू ले लें, ये इसकी ये खास पर्टिकुलर वैल्यू ले ली, इसकी ये खास पर्टिकुलर वैल्यू ले ली, ये वैल्यूज लेके हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो जो आंसर आया ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन नहीं रहा, ये जनरल सोल्यूशन से हमने बना लिया क्या, पर्टिकुलर सोल्यूशन। वी ऑब्टेन द पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास आ गई ऑक्सिलरी कंडीशंस। ऑक्सिलरी कंडीशंस क्या होती हैं? तो द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट फिजिकल सिस्टम यूजुअली हैव इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फॉर एग्जांपल द फंक्शन। अब कहता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है ना वो किसी फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको ज़ाहिर करती हैं। कोई फिजिकल सिस्टम है तो उसके रिलेटेड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यानी कि रियल लाइफ में कोई फिनोमिना हो रहा है, कोई फिजिकल चीज़ हो रही है, तो हम उसको मैथमेटिकल में लेके आए ना, मैथमेटिक्स की जुबान में, तो इसको मतलब उसके लिए कोई ना कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। तो वो कहता है कि उसको इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे उसके। जैसे एग्जांपल अब आप कहेंगे कि कैसे इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, या ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, और सो ऑन लगा हुआ है। आप इनमें से कोई भी यहाँ पे यू की जगह पुट करके देखें ना, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, यानी कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये भी सोल्यूशन, 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 और आगे सो ऑन चलते जा रहे हैं, इन्फिनिट सोल्यूशन है इसके, ठीक है। तो कहता है टू ऑब्टेन अ यूनिक सोल्यूशन, एक खास सोल्यूशन निकालने के लिए हमें उस पर फिर कंडीशंस लगानी पड़ती हैं। वो कंडीशन बताती हैं कि ये किस फिजिकल सिचुएशन का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस पे कंडीशन लगाएंगे, फिर हमें पता चलेगा अच्छा, यानी कि इस पे साथ कंडीशंस लगेगी, तो वो हमारे पास बताया करेंगी हमें कौन सा सोल्यूशन किस सिस्टम का है, ठीक है। तो कहता है कि ये फॉल इन टू कैटेगरीज, ये जो कंडीशंस है ये दो कैटेगरीज में फॉल करती हैं। नंबर 1 बाउंड्री कंडीशंस और नंबर 2 इनिशियल कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन क्या होता है? कहता है देयर आर कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाई एट पॉइंट ऑन द बाउंड्री, जो बाउंड्री पे सेटिस्फाई करे, ठीक है, ऑफ द रीजन आर। ये रीजन आर और ये बाउंड्री है हमारे पास, ये रीजन आर है, ये क्या है? रीजन आर है। इस रीजन की जो बाउंड्री है ना वो एस वाली है। अब एस रीजन पे अगर एस पे वो सेटिस्फाई करता है ना, तो हम कहेंगे कि वो बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है। हेयर एस में भी बाउंडिंग कर्व ऑफ अ प्लेन कर्व रीजन आर बताया हुआ है, और सरफेस ऑफ द 3 डायमेंशनल रीजन आर। अब ये बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं? जो कि सेटिस्फाई हो जाती हैं वो उस इक्वेशन के तहत, ठीक है। जो इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये बाउंड्री कंडीशन इसको सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। रीजन आर होता है, बाउंड्री एस होती है। एस बाउंड्री पर रहते हुए जो कंडीशन होती है वो बाउंड्री कंडीशन कहलाती है। ये 3 तरह की हैं, 3 है यहाँ पे। कहता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्री। नंबर 1 डिरिचलेट कंडीशन, u इज इक्वल टू g on s, यानी कि u की वैल्यू यहाँ पे g लेंगे डायरेक्ट इस तरह। और एक है न्यूमान आर फ्लेक्स कंडीशन, ये क्या होता है? ये u का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ठीक है, यानी कि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, और ये किसी के इक्वल आता होगा s के ऊपर। s का मतलब क्या है? बाउंड्री हम लेंगे। और ये मिक्स्ड आर ओबिन आर एडिएशन कंडीशन होती है। ये क्या होती है? मिक्सचर होता है। ये देखिए u वाला, तो इसको अल्फा u भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखें ना कोई चीज सेटिस्फाई करती है तो उसका स्केलर मल्टीपल भी सेटिस्फाई करे। इसी तरह इसका स्केलर भी इसके साथ बीटा मल्टीप्लाई करवा दे, तो इसको सम करके जो कंडीशन बनेगी उसको मिक्स्ड या रोबिन या रेडिएशन कंडीशन का नाम देंगे, और ये भी इक्वल टू जी। तो ये 3 तरह की कंडीशन है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशन क्या है? दीज आर द कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड थ्रू आउट आर एट इंस्टेंट व्हेन कंसीडरेशन ऑफ द फिजिकल सिस्टम बिगिंस, यानी कि जब कोई फिजिकल सिस्टम की कंसीडरेशन, जिसको हमने फिजिकल सिस्टम को कंसीडर किया है, अगर हमने फिजिकल सिस्टम को कोई कंसीडर किया है, जब वो स्टार्ट होगा तो उस वक्त जो कंडीशंस होंगी उसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल कंडीशंस कहते हैं। कोई भी एक फिजिकल फिनोमिना वो स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होते ही जो कंडीशंस हमने लगाई कि जो उसको सेटिस्फाई करती हैं वो इनिशियल कंडीशंस कहलाती हैं। और व्हेन टाइम टी इज वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वी स्पेसिफाई अ कंडीशन एट, ये जैसे हम कहते हैं कि ये फिनोमिना स्टार्ट हुआ कहाँ से? जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो ये टाइम t इज इक्वल टू 0 हमारे पास एज इनिशियल कंडीशन के तौर पे आएगा फिर, ठीक है। अ टिपिकल इनिशियल कंडीशन इज सेड टू बी कॉशी टाइप। एक जो इनिशियल कंडीशन है उसको कॉशी टाइप कहा जाता है। कब? इफ बोथ u एंड उसका डेरिवेटिव ऑन द बाउंड्री एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल वैल्यूज ऑफ द u एंड ये वाले आर गिवन हो। अगर u और उसके डेरिवेटिव की अगर कोई प्रॉब्लम है, उसमें u और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें दिया गया हो इनिशियल वैल्यू के तौर पे, तो हम उस कंडीशन को कॉशी टाइप की इनिशियल कंडीशन कहते हैं। अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, u और उसका डेरिवेटिव वाली कंडीशन हमें दे दी गई है इनिशियल कंडीशन, तो हम उस इनिशियल कंडीशन को कॉशी टाइप की इनिशियल कंडीशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट आ गया बाउंड्री वाली प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो सिंपल सी बात है कि ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके साथ हमें बाउंड्री कंडीशन दे दी जाए वो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। तो अब प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द बाउंड्री कंडीशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो
और बाउंड्री कंडीशंस हो तो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो जाती है। कहता है फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी नीड टू स्पेसिफाई वेरिएबल और नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑन द पॉइंट ऑफ डेरिवेटिव। कहता है कि मुझे हमें इसके लिए जरूरत पड़ती है डिपेंडेंट वेरिएबल की या फिर नॉर्मल डेरिवेटिव की, किस पे, बाउंड्री पॉइंट पे। कहता है अल्टरनेटिव वी कैन मे स्पेसिफाई द नॉर्मल डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट सम पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल एट द अदर्स। कहता है तो ये देखे ना, ये बाउंड्री थी ना, तो ये नॉर्मल डेरिवेटिव बाहर को निकाले हुए इसने, ठीक है, नॉर्मल का। तो ये लिखा हुआ है नजर नहीं आ रहा, कंडीशन स्पेसिफाइड अलोंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द रीजन, ठीक है। अब ये हमारे पास तीन तरह की कंडीशन थी, डिरिचलेट, ठीक है, न्यूमान और मिक्स्ड बाउंड्री, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, अगर हम ये वाली लेके चलें, यानी कि इस वाले को एग्जांपल्स ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, कि अगर हमने ये वाली प्रॉब्लम ली है ना, ये वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है, तो इसके लिए ये हो जाएगी। अगर ये पार्शियल डिफरेंशियल लिया है तो न्यूमान बाउंड्री कंडीशन ये हो जाएगी। और अगर हमने मिक्स्ड वाली लिया है तो मिक्स्ड के लिए आपको पता है ना ये कंडीशन हो जाती है, दोनों को मिला के इकट्ठा करके, तो ये उन्होंने यूनियन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। जिस तरह अल्फा यू प्लस बीटा कर ली, यू ओवर कर ली, टी लिखा हुआ था, ठीक है, और इज इक्वल टू जी लिखा हुआ था, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप अल्फा बीटा भी लगा सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब आगे हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या है? अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द इनिशियल कंडीशन इज कॉल्ड द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो और साथ इनिशियल कंडीशन दी गई हो तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाती है। कहता है फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए हमें इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम ऑक्सिलरी डाटा दिया जाता है। एग्जांपल दी गई है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर लैप्लास इक्वेशन। ये लैप्लास इक्वेशन है, एमसीक्यूज के तौर पे आएगी, याद रख लें इसको। ये क्या है? लैप्लास इक्वेशन है। क्या है? लैप्लास इक्वेशन है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और वाई का ये बताया गया है, यानी कि डोमेन के तौर पे ये चीज़ें बताई गई हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक वैरी कर सकते हैं। अब ये हमें क्या बताया गया है? ये यू बताया गया है कि यू ऑफ एक्स ऑफ जीरो। देखें, जब टाइम टी जीरो होगा, जब वाई जीरो होगा, उस वक्त एक्स पे ये वाली चीज़ होगी, और ये वाई का डेरिवेटिव जो है जब वाई जीरो लेंगे तो ये वाली चीज़ होगी। ये हमें दी गई हैं कंडीशंस, और एक्स माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे रहेगा, ठीक है। जब वाई जीरो था तो ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस आ गई हैं। इसी तरह ये हीट इक्वेशन है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हमें इक्वेशंस के बारे में आइडिया होता जाएगा कि कौन सी इक्वेशन है। तो ये साथ इनिशियल कंडीशंस लगाई हुई है उन्होंने, ठीक है। जब वाई जीरो था, वाई नहीं, यहाँ पे एक्स और टी है ना, जब टी जीरो था तो उस वक्त ये और डेरिवेटिव लिया, और फिर जब टी जीरो रखा था ये वाली चीज़, ठीक है। अब इस नोट को पढ़ लें आप लोग और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इनिशियल बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, इसको आप खुद पढ़ें। और चलेंगे, मैं 1 मिनट में आया, और इसके बाद हम फार्मुलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी टाइम पढ़ेंगे भाई। मेरी गल सुनो भाई, ए चैप्टर दा ना भाई पहले 2 जेडी हैं भाई, फिर मैं कल सुबह उन्होंने टेस्ट दे दूंगा, तो शाम को आगे पूरे चैप्टर का टेस्ट दे दूंगा। भी याद रखना एक्सरसाइज का शेयर। हां जी, वो आंदी है। हां जी, वो आंदी है। चलो ना होगा टेस्ट। हां जी, वो है। तो हुन मतलब पहली दूसरी क्यों नहीं आंदी भाई? वो थोड़े बहुत सवाल हैं दूसरी के, वो भाई भी चल के पहले तीसरी को खाना। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। तो सारी सोचे कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा ते ओवर सीकेंट थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कोट थीटा बाय 2। सही है? नहीं, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। भाई गायब जाती है भाई, कोई ऐसे नहीं देगा। 1 plus tan alpha tan 2 alpha is equal to secant 2 अनु के लिए जो फॉर्म चला के नहीं थीटा एक और बस 2 sin थीटा sin 2 थीटा over cos थीटा plus cos 3 थीटा is equal to tan 2 थीटा तो tan
जिसे समझ आ गई मैं पूछ रही फार्मूला लग होता है tan 2 अल्फा कितना है tan 2 अल्फा इफ cos अल्फा इज इक्वल टू 10/5 वी ये अलाइ करेगा 0 तो पाई बाय प्रूव दे ठीक है कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा ठीक है और सेकंड थीटा इज इक्वल टू cot थीटा बाय 2 1 प्लस tan अल्फा tan 2 अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू सेकंड 2 अल्फा ठीक है और उसके बाद 4 थीटा फर्स्ट फॉर्म और 2 sin थीटा tan 2 थीटा cos थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा tan थीटा चलिए ये इनिशियल बाउंड्री वाली प्रॉब्लम जो है वो आप पे और यहाँ पे क्या होता है ये देखें कि इनिशियल वैल्यू भी दे दी जाती है हमें बाउंड्री पे इनिशियल भी लगा दी जाती है ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने फॉर्म करना है बनाना है तो कहाँ से बनाएंगे ये सारा हम यहाँ पे देखेंगे। नंबर 1 लिखा हुआ है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में बी ड्राइव्ड आइदर बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। कहता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ड्राइव किया जाता है कैसे या तो एलिमिनेट करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फ्रॉम अ गिवन रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स आर या फिर हम एलिमिनेट कर देंगे आर्बिट्रेरी फंक्शंस को ठीक है या हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे या आर्बिट्रेरी फंक्शंस को जो कि हमें वेरिएबल्स की फॉर्म में इन्वॉल्व होंगे उसमें वो दी जाएगी। अब कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद हम ये पढ़ लेंगे। केस नंबर 1 क्या आ गया है कि अगर आर्बिट्रेरी किसको एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। कहता है अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आए यानी कि जैसे आप लोगों को बताता हूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन से हैं a और b तो दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हम कैसे सोल्व करेंगे पहले केस के अकॉर्डिंग और ये u क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक है। तो कहता है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे ये हम आगे जाकर देखेंगे। इसके रिलेटेड एग्जांपल्स आ गए एग्जांपल्स को हम टैकल कर लेते हैं। अच्छा मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ हम क्या करेंगे हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे किसके रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट और फिर हम क्या करेंगे y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कहता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में भी एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो जाएंगे कैसे 1 2 3 को यूज करते हुए और एक न्यू फंक्शन बन जाएगा जिसमें a और b खत्म हो गए क्या हो गए a और b खत्म हो गए a और b खत्म होने की बिना पे वहां पे फंक्शन आ जाया करेगा ux और uy में यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव इन x और पार्शियल डेरिवेटिव y में तो आ जाया करेगा। तो ये जो नया फंक्शन बन के आएगा इसको हम क्या नाम देंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें एक इक्वेशन है जिसमें x y u a और b फॉर्म की चीजें हैं हमने इसको सोल्व वगैरह करना है पहले x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है फिर y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है कर आके हमने इसको सोल्व करना है। तो जो चीज हमारे पास बनेगी वो x y u की चीज होगी और u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x वाला होगा u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y वाली ऐसी चीज बनेगी और जिसमें ये वाली चीजें पाई जाए उसे ही तो हम नाम देते हैं क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने क्या किया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाली चीजों को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर ली बना ली तो ये क्या बन गया फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इसमें एग्जांपल दी गई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पहले चैप्टर नंबर 1 की तो दोस्त मेरे ने कहा है कि सारी करनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमें एक एग्जांपल दे दी गई ये हमें एक एग्जांपल दे दी गई। अगर हम देखें इसमें कितने इंडिपेंडेंट है तो दो इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये भी दो है दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और दो ही हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट है। तो चलिए आइए हम पहले केस के रिलेटेड इसको सोल्व करते हैं। ये दिया गया है ux क्या आ जाएगा यानी कि x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव तो a x का डेरिवेटिव 1 प्लस ये 0 हो जाएगा uy क्या आ जाएगा ये 0 हो गया और प्लस y का डेरिवेटिव हो गया 1 ये 0 क्यों हुआ क्योंकि कांस्टेंट है तो यहाँ से ux की वैल्यू आ गई ये u ये अब ये क्या आ गई a की वैल्यू ये आ गई ठीक है और ये यहाँ पे खत्म हो गया और b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो a और b की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे u इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा ux और साथ आ जाएगा x प्लस b की जगह पे वैल्यू पुट करूंगा क्या uy और साथ y ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पार्ट ये है कि ये हमें चीज दी गई है। सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो ये देखें u क्या है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a है और y स्क्वायर प्लस b है। x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ux बन जाएगा क्या बन जाएगा x के रिस्पेक्ट तो 2x पावर 2 लग जाएगा इस पे और प्लस a का डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा और ये एज अ कांस्टेंट रेट होगा ये साथ वैसे ही आ जाएगा क्यों क्योंकि ये एज ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट हो रहा हो वो एज अ स्केलर शुरू में आ जाता है और आगे वाले का डेरिवेटिव ठीक है ये एज अ कांस्टेंट शुरू में आता है। तो ux की वैल्यू ये वाली आ गई हमारे पास ठीक है। अच्छा ये देखें ये वाली चीज़ ना एक मिनट ये वाली चीज़ इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं ठीक है। तो मैं क्या करूँगा y स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू आ गया ux ओवर 2x आ गया इसको मैंने डब्बे बंद कर लिया। इसी तरह जब इसका मैं y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँगा तो ये कांस्टेंट चीज़ साइड पे आ गई मल्टीप्लाई हो रही थी और इसका डेरिवेटिव 2y प्लस 0 आ गया।
तो यू वाई आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बाई 2y। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स प्लस ए इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, यू वाई ओवर 2y आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा दोनों जगह, तो क्या बन जाएगा, यू इज इक्वल टू यू एक्स ओवर 2x, पहले एक्स वाले की पुट कर दिया ना, ठीक है, तो u आ जाएगा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, तो आ जाएगा यू वाई ओवर 2y, और इसकी वैल्यू पुट करें वाई स्क्वायर प्लस बी वाले की, तो आ जाएगा यू एक्स ओवर 2x, तो क्या बन जाएगा 1/4xy, और यहाँ पे यू एक्स यू वाई दैट इज आवर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली, और ये इधर आकर मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 4xy और इज इक्वल टू यू एक्स यू वाई। चलिए नेक्स्ट दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरा केस हमें क्या कहता है उसको भी पढ़ लेते हैं। दूसरा केस हमें कहता है कि इफ यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, यानी कि ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डिफाइंड बाय रिलेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। दूसरे केस में क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम है, यानी कि एक ही है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है। कहता है इट इज यूजुअली पॉसिबल टू ऑब्टेन टू डिस्टिंक्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कहता है इसकी दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ऑफ ऑर्डर वन ऑर्डर की, दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वन ऑर्डर की बाय एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट, जब हम कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। इसमें भी वही क्राइटेरिया है, एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करें, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें, वाई के रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूंगा तो आ जाएगा 1 + 0, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, यही आ गया ना, 1 मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा, अच्छा ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है, और अब ये वाली वैल्यू ना एक यहाँ ऊपर पुट कर दें क्योंकि एलिमिनेट करना है, तो ये इसकी जगह पुट करूंगा तो यू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई आएगा, तो ये क्या बन गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। देखें अगर मैं क्या करता, अगर मैं कहता मैं वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँ तो ये क्या बन जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय, क्या बन जाता है ए मल्टीप्लाई बाय एक्स का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, वाई का 1 हो जाता था, यू वाई इज इक्वल टू ए आ जाता। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता तो क्या बन जाता है यू इज इक्वल टू पार्शियल वाई और एक्स प्लस वाई, तो ये देखिए ये एक अलग डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये एक अलग ऑर्डर कितना है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ऑर्डर 1 है, तो ऑर्डर 1 की दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई। तो यही उन्होंने कहा था जब आप एलिमिनेट करेंगे ना तो दो डिस्टिंक्ट अलग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ऑर्डर 1 की। कब, जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज्यादा हैं और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से कम है। अब हम चलते हैं तीसरे केस पे, केस नंबर 3। केस नंबर 3 कहता है इफ द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक्सीड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज्यादा हो और नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है ये थोड़े हो, ठीक है, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से ज्यादा हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज्यादा हो, देन क्या होगा, तो कहता है रिजल्टिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हायर ऑर्डर की बनेगी, एक से ज्यादा ऑर्डर की बनेगी। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मे नॉट बी यूनिक, हो सकता है ये यूनिक आए या ना आए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखें तो 3 जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, 3 आर्बिट्रेरी, और अगर हम देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 ही हैं एक्स और वाई। आपने ये नहीं कहना ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स वाई, बस ये देखना है एक्स और वाई यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब 2 यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब इसका यानी कि जो आंसर आएगा ना वो सेकंड ऑर्डर से ज्यादा की आएगी, ठीक है। सबसे पहले हम इसका यू के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये आ जाएगा यू एक्स, ठीक है, यानी कि ये एक्स वाई का डेरिवेटिव 1 आ गया, ये वाली चीज कांस्टेंट हो गई, और इसका यानी कि सी वाई है तो कांस्टेंट ट्रीट होगा और एक्स का 1 आ गया, तो क्या बन गया ए प्लस सी वाई आ गया। तो वाई के रिस्पेक्ट लूंगा इसका डेरिवेटिव तो ए एक्स जो है वो 0 हो गया और बी और वाई का 1 आ गया और सी एक्स एज अ कांस्टेंट साइड पे आ गया और वाई का डेरिवेटिव 1, तो ये बी प्लस सी एक्स आ गया। इसका एक दफा और डेरिवेटिव लूँ एक्स के रिस्पेक्ट, तो इसमें एक्स आ ही नहीं रहा तो 0 हो जाएगा क्योंकि एज सारा कांस्टेंट रेट होगा, और इसका वाई के रिस्पेक्ट लूँ दोबारा तो ये 0 हो जाएगा। अब अपनी मर्जी के ऊपर वाले का एक्स के वाई के रिस्पेक्ट ले लें या नीचे वाला एक्स के रिस्पेक्ट ले लें, यानी कि मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में ये वाली चीज होगी, ठीक है। तो आप चाहे तो एक्स वाले का वाई के रिस्पेक्ट ले लें या वाई वाले का एक्स के रिस्पेक्ट ले लें, आंसर सेम ही आएगा। तो उन्होंने क्या किया है, एक्स वाले का वाई के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लिया ना तो वाई के रिस्पेक्ट लिया तो ए का डेरिवेटिव 0 हो गया प्लस सी वाई का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो आंसर आ गया सी, तो ये वाली सी बन गई। अब हमारे पास ये वाली चीज बन गई, ये यानी कि यू एक्स आ गया, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, यू एक्स आ गया, यू वाई आ गया, और क्या आ गया, यू एक्स एक्स आ गया, यू वाई वाई आ गया और यू एक्स वाई आ गया, ये वाली चीजें आ गई हैं हमारे पास, ठीक है, ये वाली चीजें आ गई हैं। अच्छा देखें अपनी दोबारा इक्वेशन पे आए, दोबारा यहाँ पे वापस आए, दोबारा वापस आए यहाँ पे, हमने एलिमिनेट करना है इनको। मुझे क्या चाहिए, मुझे ए की वैल्यू चाहिए मुझे ए की वैल्यू चाहिए, मुझे बी की वैल्यू चाहिए, मुझे सी की वैल्यू चाहिए।
तो यहाँ से एक वैल्यू निकलती है, एक वैल्यू की निकल आएगी यानी कि यू एक्स माइनस सी वाई आ जाएगी, और यहाँ पे बी की वैल्यू की निकलेगी यू वाई और माइनस आ जाएगी सी एक्स आ जाएगी। अब सी की वैल्यू भी चाहिए, इसमें भी है इसमें भी, तो सी की वैल्यू ये निकल के आई थी, तो यू एक्स वाई हमारे पास सी के इक्वल था, यानी कि सी की ये वैल्यू है, सी की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा, यू एक्स माइनस सी की वैल्यू पुट कर दी, एक्स वाई और वाई आ गया, ये वाई कैपिटल आएगा, यानी कि इस तरह यहाँ पे लिख लेता हूँ, और ये बन गया यू वाई और माइनस से सी की वैल्यू सी आ गई, सी की वैल्यू यू एक्स वाई आ गई, तो यू एक्स वाई लिख दिया, और ये साथ वाला एक्स जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, यहाँ पे पुट करके देखता हूँ, तो यू इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, यू एक्स माइनस यू एक्स वाई आ गया, और प्लस और ये साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था, एक्स मल्टीप्लाई, इसी तरह बी की वैल्यू पुट कर दो, इसी तरह सी की वैल्यू पुट कर दो, पुट करने के बाद ये हमने ए की वैल्यू पुट की है, और ये साथ एक्स आ रहा था, ये बी की वैल्यू पुट की है, साथ वाई आ रहा था, और ये हमने सी की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। उन्होंने बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, आप छोटा छोटा करके जिस तरह मैं लिख रहा हूँ ना, इस तरह क्वेश्चन मजे का हो जाता होता है, ठीक है। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ये बीसी खत्म हो गई, ये वाली चीज़ें, और देखिए सेकंड ऑर्डर की बनेगी हमारे पास, ठीक है, सेकंड ऑर्डर की। चलें जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस। अच्छा, यहाँ पर दोबारा वापस आए फॉर्मेशन पे, तो फॉर्मेशन पे हम दोबारा वापस आते हैं, ये है फॉर्मेशन में हमने कहा था या तो एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हुआ करेंगे और या फिर एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस हुआ करेंगे। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स वाला हमने कर लिया है, अब कौन सा रह गया है आर्बिट्रेरी फंक्शंस वाला, कौन सा रह गया आर्बिट्रेरी फंक्शंस वाला। इसमें तीन केसेस देख लिए हैं, जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कम होंगे, ज्यादा होंगे, बराबर होंगे। अब एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस हम देखने लगे हैं। तो एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस के बारे में ये है कि हमें कोई ना कोई यानी कि ये एफ फंक्शन है एक्स बाई यू में और ये जी फंक्शन है एक्स बाई यू में, ठीक है, ये वाले दो फंक्शंस हैं। हम क्या करेंगे, इसको फाई के अंदर रख देंगे, बी इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ द वेरिएबल एक्स बाई यू एंड लेट, यानी कि ये जो दो हमारे पास है ना, ये फंक्शंस हैं जिनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई यू और एक्स वाई यू यूज हो रहे हैं, ठीक है। एफ के लिए इंडिपेंडेंट जो है वो एक्स वाई यू हो रहे हैं और इसके लिए भी एक्स वाई यू हो रहे हैं। कहता है फाई ऑफ एफ कोमा जी इज इक्वल टू 0 बी आर्बिट्रेरी रिलेशन बिटवीन देम, कहता है इनके दरमियान कोई भी रिलेशन हो सकता है, आर्बिट्रेरी कोई भी इनके दरमियान रिलेशन हो सकता है कि उसको फाई के अंदर रखा तो आंसर क्या आया, 0 आया। अब क्या किया उन्हें, क्या किया, कहता है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करने लगे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेने लगे हैं, इसका डिफरेंशिएट करने लगे हैं। जब एक्स के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या करूंगा, यानी कि किसके रिस्पेक्ट करने लगा हूं, एक्स के रिस्पेक्ट। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कब करूंगा, देखिए ना एक छोटी सी बात, फाई डिपेंड करता है एफ और जी पे, क्योंकि फाई के अंदर एफ और जी है, और एफ और जी डिपेंड करते हैं किस पे, यू एक्स वाई पे, और ये भी डिपेंड करता है यू एक्स वाई पे। तो जब मैं फाई का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना चाहूं तो फाई का पहले एफ के रिस्पेक्ट फिर एफ का एक्स के रिस्पेक्ट, तो फाई का पहले एफ के रिस्पेक्ट फिर एफ का एक्स के रिस्पेक्ट, और फाई का पहले, और फाई का क्या होगा, क्योंकि फाई का डेरिवेटिव लेना ना एक्स के रिस्पेक्ट, तो फाई का पहले जी के रिस्पेक्ट फिर एक्स के रिस्पेक्ट, तो प्लस फाई का जी के रिस्पेक्ट फिर जी का एक्स के रिस्पेक्ट। और ये नीचे वाले के लिए क्या आएगा कि अगर हम फाई का वाई के रिस्पेक्ट, तो फाई का पहले एफ के रिस्पेक्ट फिर ये वाई के रिस्पेक्ट, और फाई का पहले जी के रिस्पेक्ट फिर वाई के रिस्पेक्ट, आप यू के रिस्पेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज यहां तक आ गई। अब उन्होंने कहा कि ये वाली हमारे पास चीजें बन गया, कहता है डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर 1 पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। अब कहता है कि हमने इनको पार्शियल डेरिवेटिव करने लगे हैं, यानी कि अब ये पीछे से फाई मिटा दें, फाई मिटा दिया, अब इनको हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेने लगे हैं, ठीक है, इनका एक्स के, ठीक है। अब ये देखें क्या आएगा, यानी कि एफ एज अ फंक्शन ऑफ क्या था, एक्स वाई और यू था, और वाई और जी भी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और यू था। अब हमने क्या करना है, इनका डेरिवेटिव लेने लगे हैं, ठीक है। एफ का लेने लगे हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी तरह एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, और इसी तरह जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, और जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे। अब कैसे आएगा, ये देखें, एफ का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट और आगे एक्स का डेरिवेटिव दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है। एफ का डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट और दोबारा यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट, और प्लस एफ का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू के, वाई के नहीं, बल्कि ऐसा नहीं, यहाँ पे नीचे वाई आएगा क्योंकि पहले ये आ गया, और फिर वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगा एक्स के, ठीक हो गया ये वाली चीज। हाँ, अब एक्स के रिस्पेक्ट ये 1 हो गया, तो ये जो चीज बची है हमारे पास, ये चीज आ गई। अब ये देखें कि ये वाली चीज जो है वो ये वाली लिखी हुई है, और ये y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x है, तो y जो है वो भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x भी, तो x जो है वो y के रिस्पेक्ट और y x के रिस्पेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है एक दूसरे के रिस्पेक्ट, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये सिर्फ ये चीज़ बची और ये चीज़ बची, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया।
अब y के रिस्पेक्ट लेना है, देखें ना y के रिस्पेक्ट लेना है तो हम क्या कहेंगे f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और फिर y का रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू y। इससे पहले क्या आएगा, देखें f किस पे डिपेंड कर रहा है, f पहले x के डिपेंड कर रहा है तो हम कहेंगे f पहले x पे डिपेंड कर रहा है, बाद में x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर आ गया y तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और आगे u आ गया प्लस f का डेरिवेटिव पहले u पे और फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के। ये चीज़ तो हमारे पास 0 होगी और ये हमारे पास यानी कि 1 हो गया, तो ये चीज़ बची तो ये चीज़ बची और फिर ये वाली चीज़ बचेगी और ये वाली चीज़ बचेगी। ठीक है, f वाले मैंने लिए हैं, g वाले आप खुद लीजिएगा तो g वाले हमारे पास ये वाली चीज़ बचेगी। अच्छा अब देखें ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे चारों की चारों वैल्यूज़। तो ये जब चारों की चारों वैल्यूज़ पुट की ना हमारे पास ये वाली 2 चीज़ें बन गई। अब ये वाली 2 चीज़ें बनी, कहता है अब ये देखिए 2 इक्वेशंस है, क्या है 2 इक्वेशंस है और 2 ही वेरिएबल्स आ रहे हैं। जैसे आपको बताऊँ ना एक चीज़, 1 मिनट, मैं कहूँ x और ये वाली चीज़ और प्लस y और ये वाली चीज़ और कहूँ x और ये वाली चीज़ और प्लस y और ये वाली चीज़ इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो 2 इक्वेशन है, 2 ही वेरिएबल्स नहीं आ रहे, तो मैं यहाँ से इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं, तो कर सकता हूँ। कैसे, साइमल्टेनियसली यूज कर ले, क्रैमर रूल लगा ले, जो सा मर्जी। यानी बिल्कुल यही तरीका है कि जो चीज़ ये है ना वही चीज़ ये आ रही है, जो चीज़ ये है वही चीज़ ये आ रही है और इक्वेशंस भी 2 हैं, तो इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करके मैं इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करके हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए कहता है हमने ये f जो है और g वाले जो है वो 10 और 11 से एलिमिनेट कर दिए, ख़त्म कर दिए। जब ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ बचेगी। ख़त्म तो नहीं किए हैं, ये तो सामने लिखे हुए हैं। अच्छा, ख़त्म करने के लिए क्या किया है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया ताकि सेम हो जाए, बाद में हम इसको काट सकें। तो ये सब्ट्रैक्टिंग कर दिया है 13 में से 12 को, 13 में से 12 को, तो ये वाली चीज़ कट जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़ें कट जाएंगी, कटेंगी नहीं बल्कि कॉमन आ जाएंगी। ठीक है, मैं करवाता हूँ 1 मिनट, जहाँ से मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ वहाँ पे भाई यही होता है। चले यहाँ तक तो आ गई थी हमें समझ। हमने क्या किया था, हमने ये जो भी वैल्यूज थी ना हमारे पास, ये 4 जो वैल्यूज आई थी, ये वाली 4 वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। जब यहाँ पे पुट कर दी ना तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं, कर्ली फाई ओवर कर लिया था, ये कर्ली फाई ओवर कर लिया था, हम क्या करते हैं इसके साथ वाली चीज़ को ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके साथ वाली चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया, ये वाली चीज़। तो उन्होंने क्या किया है, देखें पहले ये वाली चीज़ एज इट इज़ लिख दी गई, कर्ली फाई ओवर कर ली, फाई ओवर कर लिया, फोर कर लिया, फोर एक्स, ये वाली चीज़, और फिर ये इसको नहीं बल्कि इसको मल्टीप्लाई किया उन्होंने, इस वाली चीज़ को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये साथ ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, साथ ये वाली चीज़ आ गई और ये वाली चीज़ जब मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ भी आ जाएगी और इसके साथ भी आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए उन्होंने एक्स वाले के साथ नहीं मल्टीप्लाई किया, उन्होंने इस वाले से कर दिया। आप जिससे मर्जी कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जैसे बुक वाले ने लिखा, क्योंकि अब मैं लैदा तो नहीं ना सोल्व कर सकता, तो जैसे उन्होंने क्या किया, इस वाली चीज़ को पकड़ा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाली चीज़ बन गई। ठीक है, और कहते हैं नेक्स्ट क्या कि ये वाली चीज़ देखें एज इट इज़ आ गई, एज इट इज़ आ गई और जी ऑफ एक्स, और इस वाली चीज़ को इससे मल्टीप्लाई किया। देखिए बच्चों, आप चाहें ना अपनी मर्जी से तो आप इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, एक्स वाली पे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, इस वाले को इससे और इससे मल्टीप्लाई किया और इस वाले को इससे और इससे मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो ये वाली चीज़ें हमारे पास बन गई है। ठीक हो गया, अब उन्होंने क्या किया है, ये कर लिया एफ वाली चीज़ है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, कहता है नीचे वाली से ऊपर वाली माइनस कर दूंगा। जब माइनस करेंगे ना तो जी वाली 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जी वाली। मैं एफ वाली 0 कर रहा था काट के, क्यों, क्योंकि मैं कह रहा था पहले वाले को मल्टीप्लाई किया होगा, लेकिन उन्होंने दूसरे वाले को किया है तो ये मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे ना, प्लस माइनस करेंगे ना, नीचे वाली चीज़ से ऊपर वाली माइनस कर दूँ तो ये तो कैंसिल होकर 0 हो गया। अब ये कॉमन आ जाएगा और ये चीज़ माइनस ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब ये तो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज़ 0 होगी, तो इस वाली चीज़ को 0 इक्वल टू 0, इसके 0 के इक्वल कर दिया। ठीक हो गया, अब ये देखें कि नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है, मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म आ गई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी और ये देखिए नेगेटिव साइन भी आ गया साथ। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इस वाले को ये देखिए ये बाहर आ गया और बाकी क्या बचेगा हमारे, कर लिया 4 कर ली u, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे,
ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर आगे ना हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, अब जब उन्होंने लिखा हुआ है ऐसा तो ऐसा होता होगा, तो लिखा हुआ है ना उन्होंने बुक वालों ने, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी और इसमें से आपने ये वाली चीज़ कॉमन लेनी है, ये वाली चीज़ कॉमन लेनी है, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें कि ये कर ली और कर ली एक्स, ये वाली चीज़ ये आ गई, ये वाली चीज़ जो है वो ये आ गई, और ये जो थी हमारे पास उधर जाके नेगेटिव की हो गई, और ये वाली चीज़ जो है इधर आके पॉजिटिव की हो गई। कर लिया एफ ओवर कर लिया एक्स, हाँ जिसको मर्जी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसको मर्जी पहले लिख दें, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई। अब उन्होंने कहा है कि अगर आप फॉर्म देखें ना, ये इसको अगर मैं पी का नाम दे दूँ तो ये, अगर मैं पी का नाम दे दूँ तो ये पी यू एक्स बन जाएगा, ठीक है। और ये इसको अगर मैं क्यू का नाम दे दूँ, कैपिटल क्यू का, तो ये क्यू और ये यू वाई बन जाएगा, और इज इक्वल टू ये कोई ना कोई कांस्टेंट आर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस फॉर्म की बन गई, पी क्यू और आर इस तरह की बन गई, और यहाँ पे पी ये है, क्यू ये है, आर ये है, ठीक है। तो कहता है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 14 जो है ना, यानी कि ये वाली इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर, यानी कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें यू वाली चीज़ें हैं, यानी कि यू एक्स और यू वाई आ गया ना, पार्शियल डेरिवेटिव आ गए, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बन गई, जिसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन कोई भी नहीं होगा, यानी कि ये इसमें इस वाली कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है। चलिए जी आगे इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रेजिंग टू द पावर, यानी कि ये हमें दिया गया है वेयर फाई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ द आर्गुमेंट। इसका मतलब क्या है कि एफ ये होगा और जी ये वाली चीज होगी, तो ये हमने लिख दिया एफ ये होगा जी ये होगा। अब आपने क्या करना है, ये आपने वैल्यू जुबानी याद रखनी है, ये पी वाली, ये क्यू वाली, ये आर वाली, ये आप लोगों ने सिर्फ एफ यानी कि ये देखें एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लीजिएगा, वाई भी लीजिएगा और यू भी लीजिएगा। क्यों लेना है हमने डेरिवेटिव, यहाँ पे यूज हो रहे हैं ना, ये देखें एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, यू और एक्स, यू यहाँ भी, एक्स के रिस्पेक्ट भी, एक्स के रिस्पेक्ट भी और वाई के रिस्पेक्ट भी, और जी का डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट, यू के रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट और एक्स के रिस्पेक्ट, ये सारे यहाँ पे यूज होंगे। तो इसका डेरिवेटिव यानी कि तीनों के रिस्पेक्ट लेंगे, इसी तरह इसका डेरिवेटिव भी तीनों के रिस्पेक्ट लेंगे, ठीक है। और ये वहाँ पे वैल्यूज पुट करके ये वाली जवाब आ गए, तो आप लिखेंगे पी यू एक्स प्लस क्यू यू वाई इज इक्वल टू आर, तो पी क्यू आर की जो वैल्यूज आएंगे वहाँ पे लगा दे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब आप कहेंगे कि हमने इनको याद कैसे रखना है, तो वैसे ही याद रखिएगा जैसे मैं अभी कोशिश करने लगा हूँ याद रखने की। अब देखें यू एक्स के साथ जो कोफिशिएंट आएगा ना, किसके साथ, यू एक्स के साथ जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या होगा, उसमें एक्स नहीं पाया जाएगा, उसमें एक्स नहीं पाया जाएगा। एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और जी वाला वैसे ही, और जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, और माइनस है फिर एफ वाले का यू के रिस्पेक्ट और जी वाला उसका वाई के रिस्पेक्ट। और इसी तरह जो वाई वाले के साथ कोफिशिएंट आएगा ना, वाई वाले के यानी कि यू वाई के साथ जो कोफिशिएंट आएगा यू वाई के साथ, वो क्या आएगा, पहले एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, और फिर जी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर एफ का एक्स के रिस्पेक्ट और जी का यू के रिस्पेक्ट। और जब आर वाले की बारी आएगी तो आर वाले में अगर आप देखें तो यू नहीं आएगा, ठीक है, इसमें एक्स और वाई वाले आएंगे, तो एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर जी वाई के रिस्पेक्ट, फिर वाई के रिस्पेक्ट, फिर जी के एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है उसका। तो ये वाली चीज हमारे पास आ जाएगी, यानी कि देखें यहाँ पे एफ का पहले वाई के रिस्पेक्ट और जी का यू के रिस्पेक्ट, यहाँ पे एफ का यू के रिस्पेक्ट और जी का यू वाई के रिस्पेक्ट, यहाँ पे एफ का यू के रिस्पेक्ट, जी का एक्स के रिस्पेक्ट, यहाँ पे एफ का एक्स के रिस्पेक्ट और जी का यू के, ठीक है। यहाँ पे एफ का एक्स के रिस्पेक्ट, वाई इसका वाई के रिस्पेक्ट और इसका यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट और यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे देखें ये पी जो है वो यू एक्स वाले के साथ वाला कोफिशिएंट था, जिसका मतलब इसमें एक्स वाला नहीं आएगी क्योंकि एक्स वाले के साथ वाला था, और ये यू वाई वाई वाले के साथ वाला है तो इसमें वाई नहीं आएगा, और आगे वाला ना एक्स में है ना वाई वाले है तो उसमें यू नहीं आएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ चलें जी, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीज़ कहते हैं कि obtain the partial differential equation by eliminating the arbitrary functions from the following relation, in the following relation से हमने arbitrary constants को खत्म करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन लेके चलते हैं, ये वाला हमें उन्होंने दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। ये x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आ गया, ये आ गया y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आ गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा वो डेरिवेटिव ले लेंगे। अब हमने क्या किया देखें, एक मिनट, हाँ एक दफ़ा हमने x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास आ गया, और एक दफ़ा y के रिस्पेक्ट ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। और फिर हमने क्या किया कि इसके साथ अगर देखें ना तो हाँ ये चीज़ें सेम है, ये चीज़ें सेम है ना, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक में से एक वैल्यू पुट करके दूसरे में पुट कर देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू निकालने लगूँ मैं यहाँ से, एफ डैश वाई ओवर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये एक्स उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा। ये वैल्यू अब मैं पुट करने लगा हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यू एक्स, इसको मैं यू एक्स लिखने लगा हूँ, ठीक है, माइनस एक्स ओवर माइनस वाई ओवर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह पे अभी भी मैं वैल्यू निकाल गया है कौन सी, एक्स और ये यू वाई,
और एक एक्स से कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया ये वाली चीज इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स यू वाई। इसको इधर ले आकर पॉजिटिव कर दें, या ये इधर पहले मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स यू एक्स और इज इक्वल टू माइनस वाई यू वाई, ये इधर आकर पॉजिटिव हुई तो क्या बन गया एक्स यू एक्स और प्लस वाई यू वाई और इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये आ गई। नेक्स्ट हमारे पास ये है, यहाँ से हमने फाइंड करना, तो क्या करेंगे एक दफा डेरिवेटिव लेंगे तो यू एक्स में लूंगा ना, तो एक दफा डेरिवेटिव लूंगा तो इसमें एक्स आ रहा है तो ये आ जाएगा एक्स माइनस सी टी और प्लस आ जाएगा जी और एक्स प्लस सी टी और यहाँ पे जी डैश आ जाएगा। और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और इसका 0, यानी कि ये साथ इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बड़ा वही चीज़ आ जाएगी। अब मैं वाई का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूंगा, वाई यानी टी आ रहा है, क्या आ रहा है टी आ रहा है, तो उससे भी पहले मैं एक्स का एक दफा और डेरिवेटिव ले लूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बड़ा वही चीज़ बन जाएगी, पर 2 डेरिवेटिव आ जाएंगे यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले का ना अब t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेता हूँ। जब t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो ये क्या बन गया f डैश ऑफ x माइनस सी टी, और अब t के साथ माइनस सी आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव माइनस सी मल्टीप्लाई बाय 1 आना था, ठीक है, यानी कि x माइनस सी टी का डेरिवेटिव लो ना तो क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 0, c का ये t का 1 तो माइनस सी आएगा साथ, तो माइनस सी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और प्लस g डैश बन जाएगा और x प्लस सी टी और सी टी वाले का डेरिवेटिव यानी कि c आ जाएगा यहाँ पर इसका डेरिवेटिव। u डबल टी लूंगा तो ये क्या f डबल डैश बन जाएगा x माइनस सी टी और ये माइनस सी, और इस वाले का दोबारा डेरिवेटिव लूंगा तो वो माइनस सी आ जाएगा और प्लस जी डैश ऑफ एक्स प्लस सी टी और ये क्या बन जाएगा, ये भी सी स्क्वायर बन जाएगा, कहाँ पे चला गया, ये सी स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि इसके साथ सी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देख रहे हैं आप, तो क्या बन गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस सी टी और ये क्या बन गया प्लस सी स्क्वायर और प्लस ये क्या बन गया सी स्क्वायर, ये भी, और जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस सी टी बन गया। अब ये देखिए सी स्क्वायर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस सी टी और प्लस जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस सी टी, ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई। और ये वाली वैल्यू किसकी है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये वाली वैल्यू यू एक्स एक्स की नहीं है, तो ये हमारे पास यू टी टी इक्वल आ गया सी स्क्वायर और ये यू एक्स एक्स और ये टी उधर जाकर डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा यू एक्स एक्स इक्वल 1 ओवर सी स्क्वायर और यू टी टी बन जाएगा, तो डैट इज आवर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको खास नाम दिया जाता है हीट इक्वेशन शायद, नहीं ये क्या है इक्वेशन नंबर 4, ये 4 यहाँ, इसको वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का नाम दिया जाता है, डिस्क्राइबिंग द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ stretched string. The modeling of this equation will be discussed in chapter number 5 में इसकी modeling जो है इसको डिस्कस किया जाएगा। The most general solution of 4 is the equation number 1। इसका most general solution की अगर हम बात करें तो वो equation number 1 होगी, यानी कि equation number 1 कितनी की equation number 1 होगी, ये वाली होगी इसका most general solution जो है, ठीक है। तो चलें जी कहते फॉर दिस एबिलिटी क्लियर दैट पार्शियल डिफरेंशियल सेल्फ फ्रॉम अब हमने फॉर्मुलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सीख लिया। अब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। पहले हम सॉल्यूशन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे, अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड किया करें। कैसे करेंगे देखें जी, आपके सामने एग्जांपल्स है। कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ओनली वी कैन सॉल्व इट लाइक एन आर्बिट्रेरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कहते हैं इसको ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे मॉडर्न डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि ट्रीटिंग द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एज पैरामीटर, और दूसरे पैरामीटर्स को हम एज दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एज अ पैरामीटर ट्रीट करेंगे। और ये मेथड आप देख लें आगे। सबसे पहला ये है u x x इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट किया किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, तो एक x यहाँ से डेरिवेटिव खत्म हो गया और 0 का इंटीग्रेशन 0 होगी प्लस सब कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया है तो y में कांस्टेंट आएगा। मैं क्या करूँगा दोबारा इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पर दोबारा इंटीग्रेशन लगाने लगा, तो दोबारा इंटीग्रेशन लगा दी मैंने। अब ये देखें ये अकेला u रह जाएगा, 0 की इंटीग्रेशन दोबारा वही आ जाएगी, ठीक है 0 आ जाएगी। अब ये देखें f ऑफ y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होएगा और 1 की इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट ट्रीट हुआ साथ 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x के रिस्पेक्ट मैंने इंटीग्रेशन ली थी तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x आ जाएगी, प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा, उसको वो y में आएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन की है तो g ऑफ y आ गया। तो u हमारे पास आ गया x f ऑफ y प्लस g ऑफ y आ गया। अब देखते हैं उन्होंने कैसे किया हुआ है। हाँ ये आ गया, जवाब आ गया बस, ठीक है। अब चलेंगे आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमारे पास u y इज इक्वल टू ये वाली चीज़, तो हम इसको भी कर लेते हैं। u y इज इक्वल टू u y हमारे पास है 2xy u, ठीक है 2xy u है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, u को उठा के इधर ले आएंगे, 2xy बन जाएगा। अच्छा एक मिनट ये क्वेश्चन किसी ने बोर्ड में पूछा हुआ था, एक मिनट, चलो मैं आपको सोल्व भी साथ साथ करवाई जाता हूँ। ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट y का, ये आ रहा है ना तो y के रिस्पेक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 ओवर u का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग u आ जाएगा क्योंकि ऊपर वाला तो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 2x एज अ कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव y के इंटीग्रेशन यानी कि y स्क्वायर ओवर 2 और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा क्या y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया है तो x का भी कोई फंक्शन आ जाएगा,
ठीक हो गया। अब यहाँ तक हम पहुँच गए और नेचुरल लॉग में आएगी ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट भी नेचुरल लॉग में है ना। 2 से कैंसिल हो गया तो क्या बन गया, नेचुरल लॉग u इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स बन गया। अब इसको भी हमने एफ ऑफ एक्स लेके आना है, तो हम क्या कर देंगे, हम ये करेंगे नेचुरल लॉग u इज इक्वल टू ई की पावर बना देंगे ना, नेचुरल लॉग e होती है, तो हम इसको बना देंगे क्या कि नेचुरल लॉग e और साथ ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो पावर में चले जाएगी, ये इस तरह प्लस नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स और इनका नेचुरल लॉग हम इकट्ठा कर देंगे। नेचुरल लॉग इकट्ठा कर दिया तो क्या बन जाएगा, e की पावर एक्स वाई स्क्वायर और साथ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो u का वैल्यू ये वाली पीछे वाली बचने वाली आ गई, तो ये हमारे पास डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। 1 मिनट 76 मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप में, इसका मैं सोल्यूशन शेयर करूँ, 1 मिनट। चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कहते हैं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ना आप लोगों ने सोल्व करना है, ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 7 है, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं, रेज हो जाए। चलो जी, क्या लिखा हुआ है कि सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है तो 2 दफा एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट, 1 दफा दोबारा एक्स, अब बल्कि 2 दफा ही, क्योंकि जितना ऑर्डर हो उतनी दफा इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको किसी और तरीके से कर लेते हैं हम, ठीक है जी, किसी और तरीके से। कहते हैं सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कहता है इसको डी का नाम दे, इसको d2 का नाम दे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, d2u और प्लस 3du बन जाएगा और -4u और इक्वल टू 0, u एज कॉमन के तौर पे ले तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी, और इज इक्वल टू 12 है, ठीक है 12 है। अब क्या करें, इसके ऑक्सिलरी या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2 रूट्स निकल के आएंगे, ठीक है। डी स्क्वायर प्लस जोड़े बनाने लगा हूं इसके, तो प्लस 4d माइनस डी और -4 इक्वल टू 0, डी कॉमन आया d प्लस 4 और -1 कॉमन आया d प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे d प्लस 4 इक्वल टू और d माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई, -4 और +1 आ जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इसी हिसाब से हमारे पास आएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आ जाएगा, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ जाएगा क्या, वो ये वाला कि डिस्टिंक्ट रूट है, तो इसका मतलब क्या है कि एक मिनट पूरी बात सुन लीजिएगा पहले। c1 कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा और e की पावर 1x आ जाएगा और प्लस c2 कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन आ जाएगा और कांस्टेंट आ जाएगा और e की पावर -4x आ जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं हम लगाएंगे क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशियल में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं तो y एज अ कांस्टेंट रेट होगा, तो यहाँ पे y में फंक्शन आएगा कोई ना कोई, ठीक है। y में आने वाले फंक्शन को हम कांस्टेंट रेट करेंगे, तो यहाँ पे f ऑफ x आ गया, यहाँ पे g ऑफ y आ गया, तो ये वाली चीज़ आ गई। और पर्टिकुलर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, तो 12 के नीचे में ये आ जाएगी, 12 के नीचे में ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करने का क्राइटेरिया क्या होता है, इन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, डी की जगह 0 पुट कर दिया है, डी की जगह उन्होंने 0 पुट कर दिया है, जी की जगह पुट कर दिया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -4 हो गया, -4 हो 12 और -4, तो ये -3 आंसर आया। ये किसका पर्टिकुलर सोल्यूशन है। अच्छा, इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसका आप लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे हम सोल्व करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने सोल्व किया है। डी की जगह पे उन्होंने 0 पुट कर दिया है, हाँ डी की जगह पे 0 पुट कर दिया। एक ये भी था कि डी स्क्वायर की जगह हम -1 पुट किया करते थे, हाँ एक वो भी था, पर यहाँ पे हर कोई स्क्वायर वाला नहीं ना है। और एक ये भी था कि हम ऊपर जाके इसकी पावर -1 कर दिया करते थे, फिर इसको एक्सपेंड किया करते थे। तो इसमें चलेंगे डी की जगह उन्होंने 0 पुट कर दिया और बाकी ये हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखा हुआ है तो होता होगा ना, तो -3 आंसर आ गया है। और आपको पता है जनरल सोल्यूशन क्या होता है कि एसोसिएटेड इक्वेशन और प्लस यानी कि ये एसोसिएट कम्प्लीमेंट्री वाला और प्लस ये वाली चीज़ कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, सोल्यूशन आ गया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रही हैं, यूसी प्लस यूपी कर दिया ना। अच्छा, अब इसको भी निकाल ही लेते हैं, 1/d² प्लस 3d माइनस 4, तो एक मिनट, अब देखते हैं अगर लोडिंग पूरी होगी तो अभी पता चल जाएगा। इस पर बहुत देर लगनी है, इसमें लोड होना।
ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 1/1 कितना था u स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 3d -4 था और यहाँ पे हम कर देते हैं 12। This is the particular solution process in differential equation. Give me the answer. -3 दे दिया आंसर उन्होंने, किया गया ये भी हम पता चले, वो 0 किया उन्होंने कहा कि ये सिंस द इनपुट है कांस्टेंट वैल्यू इज, यानी कि ऊपर हमारे पास कांस्टेंट है तो d की जगह हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है साहब 0 पुट कर दिया है तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिंपली उन्होंने देखे कितना आसानी से जो है वो हमें आंसर कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, तो ये वाली एज इट इज हमने पहले लिख दी, इसको भी अपनी मर्जी से इंटीग्रेट कर लें। अब देखें, एक दफा y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2 दफा x के रिस्पेक्ट, पहले जिससे मर्जी रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर दें। x के रिस्पेक्ट उन्होंने किया है तो एक x खत्म हो जाएगा और ये 3 दफा डेरिवेटिव 2 दफा डेरिवेटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यानी मैं ना यहाँ पे सोल्व भी करता हूँ साथ साथ, ठीक है। हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि पहले y के रिस्पेक्ट था, फिर x के रिस्पेक्ट, फिर x के रिस्पेक्ट और प्लस 18xy² था और प्लस साइन 2x - y और इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखें, हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट किया, ये y x बच गया सिर्फ, और प्लस ये 18x का डेरिवेटिव, x की इंटीग्रेशन x² 2 आ जाएगी और ये y² प्लस साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कोस आ गया और 2x - y और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट हमने बात की है ना, और ये इक्वल टू आ जाएगा 0, इक्वल टू आ गया 0। और अगर आप देखें तो 1 बार 2 2 9/18, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। और आपको पता है ये चीज़ डिवाइड भी करते होते हैं इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में आगे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें डिवाइड, और इज इक्वल टू दूसरी तरफ जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो वो y में आएगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट तो क्या आ जाएगा uy बच जाएगा। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे 9 बच गया था, x² की इंटीग्रेशन x³ 3 आ गया, y² वैसे ही। अब देखिए कोस की इंटीग्रेशन साइन 2x - y और अब दोबारा 2 नीचे आएगा और ये 2 पहले ही था, ये 4 बन जाएगा और इक्वल टू, अब देखें g ऑफ y है, g ऑफ y एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x तो वो x हो जाएगी और सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा जिसको उन्होंने h ऑफ y का नाम दिया हुआ है, ये भी ठीक हो गया। और ये 3 1 बार 3 3 3 बार 9 और ये वाली चीज़ हमारे पास यहाँ तक आ गई। अब हम किसके रिस्पेक्ट करेंगे, y के रिस्पेक्ट, तो ये यहाँ पे u आ जाएगा, y खत्म हो गया और प्लस ये देखिए 3x² y² की इंटीग्रेशन y³ 3 आ जाएगी और माइनस साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कोस, तो ये प्लस कोस हो गया, माइनस माइनस प्लस और 2x - y ओवर 4 था। अब इसका डेरिवेटिव -1 होता है, -1 होगा ना इसका डेरिवेटिव, वो बटे के नीचे आएगा, तो बटे में लिखे माइनस या ऊपर लिखे तो सेम ही है, तो ये अलामा चेंज हो जाएगी और इक्वल टू आ जाएगा। अब y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, y के रिस्पेक्ट x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होएगा और y वाले की इंटीग्रेशन आ जाएगी, ये इसकी इंटीग्रेशन, और प्लस y वाले की इंटीग्रेशन आ जाएगी, इसकी भी इंटीग्रेशन आएगी, और प्लस x वाला जो है ना वो एज अ कांस्टेंट आ जाएगी चीज़, ठीक है, x वाले, तो इन्होंने इसको कैपिटल f ऑफ x का नाम दे दिया, ठीक है। वैसे चाहिए इनको छोटा x ही यूज़ करें, मैं छोटा ही यूज़ करूँगा, ठीक है। वो हमारे कंसेप्ट जो है वो थोड़े से चेंज करना चाहते हैं, हम छोटा f ही यूज़ करेंगे, यहाँ पे छोटा ही लगाएं, ठीक है। क्यों छोटा लगाएं ये मैं आपको बताता हूँ, ये 3 3 से कैंसिल हुआ, ये हमारे पास आ गया x² मल्टीप्लाई बाय y³ और माइनस कोस 2x - y और मल्टीप्लाई बाय 1/4 भी आता होगा और इज इक्वल टू x, और इसकी इंटीग्रेशन को हम कैपिटल g ऑफ x का नाम देंगे, कैपिटल g ऑफ y का नाम देंगे, ठीक है। कोई ना कोई आंसर आएगा ना इंटीग्रेशन के बाद कोई ना कोई आंसर आएगा, इसकी इंटीग्रेशन को हम कैपिटल h ऑफ y का नाम देंगे, और ये तो इंटीग्रेशन में नहीं है, स्मॉल ही सही है, उन्होंने यहाँ कैपिटल लगाया हुआ है, तो ये अगर आप देखें तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्या आ गया, उन्होंने इस चीज़ को भी उठा के दूसरी तरफ ले गए हैं, तो मैं बराबर यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पे बराबर लगा दूंगा, तो फिर ये चीज़ माइनस की हो जाएगी, ये इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो ये देखिए u इज इक्वल टू आ गया, u इज इक्वल टू 1/4 cos 2x - y, तो ये 1/4 ये आ गया और cos 2x - y ये माइनस में है, ये चीज़ आ गई, f ऑफ x आ गया, तो ये हमने स्मॉल लिखा है, हम स्मॉल ही लिखेंगे, ये वाली चीज़ ये आ गई और ये वाली चीज़ ये आ गई, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलेंगे आगे बढ़ते हैं हम।
एग्जांपल नंबर 9 है, कहता है सोल्व द फॉलोइंग इनिशियल बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, चलो जी इसको सोल्व करते हैं। ये एक दफा एक्स के रिस्पेक्ट, एक दफा टी के रिस्पेक्ट, तो हम लिख लेंगे इसको यू एक्स, पहले टी के रिस्पेक्ट था तो यू टी यू और इज इक्वल टू ई की पावर टी है। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बल्कि एक्स है यहाँ पे, एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया, एक्स यहाँ से खत्म हो गया और यहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो 1 की इंटीग्रेशन कितनी होती है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन 1 की, एक्स आ जाएगी इंटीग्रेशन और ये एज अ कांस्टेंट चीज थी। ठीक है, और एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया तो फंक्शन एज अ टी में कांस्टेंट आर्बिट्रेरी फंक्शन आ जाएगा। अब हम टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, ये यू बच जाएगा, एक्स इसकी इंटीग्रेशन ई की पावर टी ही होती है और प्लस अब देखें इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक हो गया, और प्लस क्या आएगा, टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया है तो एक्स वाला फंक्शन एज अ कांस्टेंट के तौर पे आएगा और उसको उन्होंने जी ऑफ एक्स का नाम दे दिया। ये मैं नाम बुक वाले ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बुक वाले ही यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने अपने कंसेप्ट के तौर पे करना होता तो मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ कि मैं होता तो मैंने कैसे सोल्व करना था। तो मैंने यहाँ पे लगा देना था स्मॉल एफ ऑफ टी और फिर जब इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी थी ना वो फिर इस तरह आ जानी थी और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने कर देना था ये वाला चीज कि फिर इसको कैपिटल एफ ऑफ टी का नाम दे देना था और प्लस ये जी ऑफ एक्स ही रख देना था। ठीक है, यहाँ तक आ जाना था। इन्होंने स्मॉल एफ ऑफ टी लगाया, मैं कैपिटल लगाता क्योंकि हमने इंटीग्रेशन ले लिया है इस वाले। अच्छा, अब इसमें आप ये वाली कंडीशन पुट करें और अपना जवाब निकाल दें। क्या, जब एक्स 0 था, ठीक है, जब एक्स 0 रख देंगे, जब एक्स 0 रख देंगे, जब एक्स 0 रख देंगे ये चीज 0 हो जाएगी, एक्स 0 रखूंगा ये जी ऑफ 0 बन जाएगा और ये हमारे पास टी और ये कितना बन जाएगा, ये जी ऑफ 0 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 प्लस कोस्टी के इक्वल है तो ये 1 प्लस कोस्टी रख दूंगा इसके इक्वल। क्यों, क्योंकि u को सिर्फ u ऑफ एक्स टी भी लिख सकता हूँ और x की जगह मैंने 0 पुट किया है तो ये u ऑफ 0 ऑफ t बनता होगा, यानी कि ये u ऑफ 0 ऑफ t बन गया ना, तो इसकी जगह 1 प्लस कोस्टी आ गया और ये हमने g ऑफ 0 इधर ले आए और f ऑफ t की ये वाली वैल्यू आ गई। ये f ऑफ t की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर देनी है। अब g ऑफ x की वैल्यू भी पता होनी चाहिए तो इस वैल्यू को निकालने के लिए मैं इसको यूज करूंगा। t की जगह 0 पुट कर दूंगा तो t की जगह 0 पुट किया तो ये x और x e की पावर 0 आ गया जो कि 1 होता है तो x ही बच गया और प्लस ये बच गया f ऑफ 0 और प्लस g ऑफ x। तो g ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब ये देखें u वाले की वैल्यू कितनी पुट करूंगा 2, तो इसकी जगह पे मैं 2 लिख दूंगा तो आ जाएगा 2 माइनस x और ये f ऑफ 0 इधर आके माइनस f ऑफ 0 बन गया। अब ये g ऑफ x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो गए, x e की पावर t प्लस 1 प्लस cos t माइनस g ऑफ 0 और प्लस 2 माइनस x और प्लस f ऑफ 0, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यानी कि देख लीजिएगा आंसर, तो वो कट करा के ना हमारे पास ये वाला आंसर आएगा कैलकुलेशन कर करा के। ठीक हो गया, और वो f ऑफ 0 वाले भी कैंसिल हो जाएंगे ना तो एट द एंड जो चीज हमारे पास बचेगी। आगे चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 1, पहले ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप देखें x आता होगा, y आता होगा, u आता होगा, u का पहला डेरिवेटिव u का, अब और हम डेरिवेटिव ले ही नहीं सकते, पहले डेरिवेटिव वाले यही है। अगर 3 वेरिएबल होते तो फिर हमारे पास ux uy uz भी आना था, और डेरिवेटिव ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह अगर 4 वेरिएबल्स होते x y z t तो फिर क्या आ जाना था, u भी आना था, ux भी आ जाना था, uy भी आ जाना था, uz भी आ जाना था, ut भी आ जाना था। अच्छा, इसके गिर्द यहाँ f लगा दे, इसके गिर्द यहाँ पे f लगा दे, इसके गिर्द यहाँ पे f लगा दे, यानी कि इन चीजों में अगर कोई भी इक्वेशन होगी इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे। डेरिवेटिव होना लाजमी है क्योंकि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये 2 वेरिएबल्स में, ये 3 वेरिएबल्स में, ये 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हमारे पास क्या आ गई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। कौन से, फर्स्ट ऑर्डर की, तो ये लिखी गई है। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, कहते हैं कि अगर हम देखें इसको ओपन करके लिखना चाहें तो इसमें 4 किस्म की चीजें ही होंगी, ये वाली और u वाली चीज होंगी या इनमें कोई चीज होंगी। u में है तो मैं ux लिख दूंगा, y यानी कि इस u वाले डेरिवेटिव में चीजें हैं तो ऐसे आएंगे, u y वाले में है तो ऐसी चीजें आएंगी, u वाले में है तो ऐसे आएंगे, जो इनके अलावा आएंगे उनको मैं d से ज़ाहिर कर दूंगा, इसका ऑप्शन a कर दूं, इसका b कर दूं, इसका c कर दूं, तो ये लें जी हमारे पास क्या बन गए। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, a और b c कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, a b c d कोई भी हमारे पास x और y पे डिपेंड करने वाले हो सकते हैं, लेकिन u पे डिपेंड ना करें। क्यों ना करें, आगे जाके हम पढ़ेंगे, चाहे सेकंड चैप्टर में। x और y पे डिपेंड करने वाले यानी कि a की वैल्यू कुछ भी x y u x हो सकती है, प्लस अब u पे क्यों नहीं, तो ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो फिर लीनियर नहीं रहेगी, यहाँ पे हम लीनियर की भी बात कर रहे हैं, शायद वो लीनियर भी नहीं ना रहेगी, तो लीनियर की बात नहीं कर रहे वैसे, तो ये उन्होंने कहा है कि 1 नहीं होना। अच्छा, लीनियर की बात कर रहे हैं, देखें ना लीनियर की अगर मैं a की जगह x भी लिख दूँ, x y u लिख दूं तो ये ux आता है, ये तो लीनियर ही नहीं रही। ठीक है, तो ये xy में होगा, ये भी xy में कोई फंक्शन हो सकता है, ये भी xy में, और ये तो है ये xy में। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म लिख दी गई। ठीक है, चलें जी, अब ये उन्होंने बताया हुआ है कि ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई और ये वाली चीज़ आ गई। फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर 1 के, क्यों, क्योंकि इसमें ये और एक दफ़ा डेरिवेटिव है, एक दफ़ा डेरिवेटिव है, एक दफ़ा डेरिवेटिव है, एक दफ़ा डेरिवेटिव है।
अब लिखा हुआ है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर। अब सेकंड ऑर्डर है, देखें तो इसमें एक्स और वाई को हमने यूज करना है, तो हमारे पास कौन सी चीजें आएंगी, एक्स वाली आएंगी, वाई वाली आएंगी, यू वाली आएंगी। यू का डेरिवेटिव एक दफा एक्स के रिस्पेक्ट, यू का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट, ये आ गई फर्स्ट ऑर्डर वाली। लेकिन हमने सेकंड वाली बनानी है तो 2 दफा डेरिवेटिव, वाई का 2 दफा डेरिवेटिव, यू इस तरह डेरिवेटिव, और ये भी आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कि यहाँ बुक वाले मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने साथ कंडीशन नहीं लगाई हुई कि यू एक्स वाई आपस में इक्वल होंगे। मेरे ख्याल से ये दोनों ज्यादा चीजें आनी चाहिए थी, क्योंकि इन जनरल ये आपस में इक्वल नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इक्वल लेके चले तो फिर इस चीज को मिटा दें, एक चीज लिख लें और ये वाली चीज लिखी हुई है। अगर फर्ज किया है कि मैं कहता 2 वेरिएबल्स नहीं 3 वेरिएबल्स हमने लेके चलनी है, फिर कौन सी चीजें आती, 3 वेरिएबल्स लेके चलनी है। यानी कि अगर मैं कहता एक्स वाई जी है तो फिर हमारे पास क्या बनती, तो हम कहेंगे एक्स वाई जी यू, और हमारे पास बन जाता यू एक्स बन जाता, यू वाई बन जाता, यू जी बन जाता, यू एक्स एक्स, यू वाई वाई, यू जी जी, यू एक्स वाई, यू एक्स जी, यू वाई जी, फिर ये चीजें बनती और ये हमारे पास जनरल फॉर्म बन जाती। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके लिए लिखना है, ठीक है, कोई भी नहीं लिखेगा मुझे पता है, इसके लिए आप लिखेंगे वो क्या फॉर्म बनेगी, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगी। अच्छा, अब इसको इन जनरल लिखना चाहें तो क्या होगा, अच्छा ये क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा, क्यों नहीं लिखा जा रहा, नहीं लिखा जा रहा, स्क्रॉल भी नहीं हो रहा, टच भी नहीं हो रहा। हेलो 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 हेलो, ये सारा तो हो गया, ये भी हो रहा है, लिखा क्यों नहीं जा रहा, दोबारा कर लेते हैं। सफ़ा नंबर कितना है, 15, हाँ लीव पे हो, सफ़ा नंबर 15, सफ़ा नंबर 15, सफ़ा नंबर 15, ये तो कुछ और चीज़ें पढ़ूंगी, ये इसमें आएगा सफ़ा नंबर 15, सफ़ा नंबर 15 लिखा जाएगा, हाँ लिखा जा रहा है। ये क्या, ये स्क्रीनशॉट है, ये बुक नहीं है, बुक ये आ रही है, सफ़ा नंबर 15। अच्छा, चैप्टर कितने पेजेस पे ख़त्म होगा ये भी देख लेते हैं हम, और हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ तक, अच्छी खासी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। कहाँ तक, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ी सी चीज़ रह गई, हाफ को आ गए हम, ठीक है, और यानी कि सफ़ा नंबर हम ये 13 तक हैं और हमने 33 तक जाना है, 33 तक, हाँ 15 और 15 30, यानी कि आधा हो गया हमारा। सफ़ा नंबर 15 था, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, चलेंगे। ये अब हमारे पास आ गया, यानी कि इसको अब हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें एक्स वाई यू वाली टर्म्स होंगी और वो हमने इसमें मर्ज कर दी, एक्स वाई वाली हमने इसमें मर्ज कर दी, यानी कि एक्स और वाई वाली हमने कहा एक्स वाली इसमें होंगी और यू वाली टर्म्स हम कहेंगे कि इसमें होंगी और इसका कोई ना कोई साथ कोफिशिएंट होगा। एक्स वाली ये वाली हो जाएगी, इसका कोई ना कोफिशिएंट होगा, वाई वाली ये होगी, इसका कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा, यू एक्स एक्स वाली कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा, ये वाली होगी कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा। अब ये देखो हमने 2 कर दिया, 2 का मतलब क्या है कि एक्स वाई और वाई एक्स वाली चीज़ थी ना, इसका कोफिशिएंट भी आना था, इसका कोफिशिएंट, उन्होंने सेम ऐड करके हमारे पास 2 टाइम्स बना दिया। शायद उन्होंने किसी तरह में किया हो, लेकिन ये जैसे बुक में लिखा है हम तो उसको फॉलो करेंगे ना। और ये यू वाई वाई वाली ये वाली और 2 कैसे आया मैंने आपको बता दिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस वही सारी डिटेल है, ठीक है। कहता है इफ जी अगर जी को 0 कर दे तो सभी में डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है वो होमोजीनियस बन जाएगी, और अगर जी 0 नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट बन जाएगी और वो नॉन होमोजीनियस बन जाएगी, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये क्या है, 1 डिमेंशन में वेव इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया आगे जाके। ये 1 डिमेंशन में हीट इक्वेशन, ठीक हो गया ये भी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे 2 टी लगे हैं, यहाँ पे 1 टी है, ठीक है। तो ये 2 डिमेंशन में लैप्लास इक्वेशन है, ये 2 डिमेंशन में पॉइसन इक्वेशन है, और ये हमारे पास 3 डिमेंशन में लैप्लास इक्वेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम इनको क्लासेस में लेकर, जैसे कि बहुत से यानी कि जब असेंबली होती है तो बहुत से बच्चे होते हैं, फिर हम उसको क्लासेस में डिवाइड कर देंगे कौन किस खासियत का, ठीक है। तो ये इन जनरल है,
हम खासियत देखते होते हैं ना, हम इनको क्लासेस में डिवाइड कर देंगे, यानी कि इनकी क्लासिफिकेशन करने लगे हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये हमने किसकी बात किया, होमोजीनियस की, लीनियर होमोजीनियस की, लीनियर होमोजीनियस की। ठीक है, तो चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कहता है वी नोट दैट द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन एग्जांपल। अच्छा अगर आप सेकंड ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 6 ओपन करें ना, कॉनिक सेक्शन वाला, तो वहां पे आपको पता चलेगी कि सेकंड ऑर्डर की, एक तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पढ़ी है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है किसमें, एक वेरिएबल में, एक वेरिएबल में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं किसी भी वेरिएबल में। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दो वेरिएबल में लिखना हो तो क्या होगी, वो ए एक्स स्क्वायर होगी, ठीक है, प्लस 2b एक्स वाई होगी, प्लस बी वाई स्क्वायर होगी, प्लस सी वाई स्क्वायर, प्लस डी एक्स होगी, प्लस ई वाई होगी, और प्लस एफ इक्वल टू 0। ये इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में। कहता है इन दोनों को देखें तो थोड़ी थोड़ी सेम नहीं लगती, यानी कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये वाई का स्क्वायर, ये वाई का स्क्वायर, ये एक्स वाली चीज़, ये एक्स वाली चीज़, ये वाई वाली चीज़, ये वाई वाली चीज़। यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव, यानी कि एक्स वाई वाली चीज़ नहीं है। यानी ये कहता है इसमें थोड़ी सी ना मैचिंग मुचिंग हमें लगती है। तो कहता है जिस तरह ये इक्वेशन, अच्छा ये इक्वेशन जो है ना सेकंड ऑर्डर की, ये वाली, अच्छा ये वाली हमारे पास पैराबोला को रिप्रेजेंट करती होती है। एक वेरिएबल में जो होती है ना वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अगर हम दो वेरिएबल्स की बात करें ना तो वो पैराबोला भी ज़ाहिर करती है, वो सर्कल भी, वो इलिप्स भी, वो हाइपरबोला भी। ये चार कंडीशन करती होती है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। सर्कल क्या होता है, सर्कल और एलिप्स सेम ही होते हैं, लेकिन क्या है कि एलिप्स में अगर हम 1 1 कर देना कॉन्स्टेंट्स को तो वो सर्कल बन जाता है, और 1 1 नहीं चेंज कर दूंगा तो वो एलिप्स बन जाता है। यानी कि सर्कल को हम एलिप्स से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला ये तीन सेम बनती है। तो ये लिखा गया है कि अगर बी स्क्वायर माइनस ए सी नेगेटिव हुआ तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बल्कि नहीं, कहते हैं कि द इक्वेशन रिप्रेजेंट द एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। अगर तो ये नेगेटिव हुआ बी स्क्वायर माइनस ए सी, इसको डिस्क्रिमिनेंट का नाम देंगे। क्या डिस्क्रिमिनेंट का, अगर ये बी स्क्वायर माइनस ए सी नेगेटिव हुआ तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस ए सी 0 हुआ तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर बी स्क्वायर माइनस ए सी जो है वो पॉजिटिव हुआ तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। दोबारा बी स्क्वायर माइनस ए सी नेगेटिव हुआ तो एलिप्स, 0 हुआ तो पैराबोला, और हाइपरबोला जो है वो पॉजिटिव। अच्छा एलिप्स भी आसान है, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, सर्कल की तरह है, तो आप कह लें जब नेगेटिव होगा, देखिए पहले नेगेटिव चीज, फिर 0 और फिर पॉजिटिव, अब नेगेटिव के लिए क्या होगा, एलिप्स होगा। अच्छा पैराबोला, हाइपरबोला भी आप लोगों ने पढ़ा है, इस तरह का होता है। ठीक है, तो अगर हम पैराबोला का पता है आपको, इस तरह का होता है, लेकिन हाइपरबोला की बात करें ना तो वो ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हाइपरबोला सबसे मुश्किल है, तो ये है यहाँ पे एलिप्स, अच्छा फिर नहीं लिख रहा, अच्छा एलिप्स, हाइपर, पैराबोला और हाइपरबोला, ये इस तरह। और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी है। अगर हम इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, कहता है अगर यही क्लासिफिकेशन, ये किसमें होता है, इसमें होता है। कहता है जब यही क्लासिफिकेशन हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे लगाए ना तो सेम आंसर आते हैं, यानी कि एलिप्टिक और पैराबोलिक और हाइपरबोलिक का जब ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव 0 और पॉजिटिव होगा। तो अब इनको हमने देख के बताना है कि ये क्या है। इसको जनरल के साथ इक्वेट करें ना तो इसका कोफिशिएंट ए होता था, इसका कोफिशिएंट सी होता था। ठीक है, तो ए की वैल्यू भी 1 लिखी है, सी की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 है, और बी है ही नहीं तो बी की वैल्यू 0 है। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, बी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तो आंसर -1 आया। नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए क्या था, एलिप्स, इसके लिए क्या था, एलिप्स था। चलिए जी इसमें अगर हम देखें, अजान हो रही है, इसको ना मैं खामोशी से सॉल्व करता हूँ। cosecant 2 theta
अब हमारे पास आ गई है वेल पोज्ड प्रॉब्लम्स। वेल पोज्ड क्या होती है? कहता है या वेल पोज्ड होती है या वेल फार्मुलेटेड होती है। कहता है कि एक इनिशियल या बाउंड्री वाली प्रॉब्लम को हम इनिशियल या बाउंड्री वाली प्रॉब्लम को क्या कहेंगे? वेल पोज्ड का नाम देंगे। कब? इफ अ सॉल्यूशन प्रॉब्लम एग्जिस्ट, यानी कि इसमें तीन चीजें आएंगी। क्या? सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है कि आप लोगों को 1 और 2 का पता है, एग्जिस्ट करो और यूनिकनेस का भी आपको पता है। कहता है तीसरा नहीं आप लोगों को स्टेबल का पता। तो स्टेबल का मतलब ये है सोल्यूशन इज सेड टू बी स्टेबल इफ स्मॉल चेंजेस दैट आर प्रोड्यूस कोरस्पॉन्डिंगली स्मॉल चेंजेस इन द सोल्यूशन। कहता है कि अगर हम जैसे आप कह लेना कि वाई एक्स पे डिपेंड करता हो और हम एक्स में थोड़ा सा चेंज करें तो वाई में भी थोड़ा सा चेंज आए, तो ये वाली चीज़ है कि उसको फिर कहते हैं स्टेबल हो। तो अगर ये तीन कंडीशन हो तो हम कहते हैं वो वेल पोज्ड है। ये एग्जांपल्स वगैरह दी गई हैं। आगे हम इसको इल पोज्ड भी आएगा कोई। अच्छा ये नाम याद कर लेना, इतने साइंसदान का नाम से ये है जी हदामर्ड। ये दूसरी दफ़ा मैं नाम पढ़ रहा हूँ, पहली दफ़ा इसको मैंने फ्रैक्शनल कैलकुलस जो है उसमें थोड़ा सा डिस्कस देखा था। चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास आ गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी वो ये वाली, डिफिनेंट प्रॉब्लम्स ये वाली, वेव प्रॉब्लम्स ये वाली। कहता है कि जो पोटेंशियल प्रॉब्लम होती है ना, दीज प्रॉब्लम्स अराइज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आती हैं, ये प्रॉब्लम्स हाइड्रोडायनामिक्स में आती है, ग्रेविटेशनल थ्योरी एटसेट्रा में आती है, और इनके लिए लैप्लास इक्वेशन वाली होती है। ठीक है, लैप्लास इक्वेशन जो है इनके लिए हेल्पफुल होती है। अब दीज प्रॉब्लम इनको देखें, ये इसके पीछे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है इनका सोल्यूशन इनसे होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स बहुत लेंथी है और बहुत थियोरेटिकली अगर इसको चीज़ को पढ़े ना तो मज़ा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो है वो ज़्यादा मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखी हुई हैं। अच्छा, दीज प्रॉब्लम्स आर इन कंडक्शन, दीज प्रॉब्लम्स आर गवर्न्ड बाय द हीट कंडक्शन इक्वेशन, इसकी ये वाली है। और हीट इक्वेशन देख लें आप, इसमें एक टी आ रहा है और इसमें ठीक है 2 दफ़ा आता होगा ये वाला डेल ऑपरेटर। और ये हमारे पास वेव है, ये प्रोपगेशन ऑफ वेव थ्रू मीडिया सच एज स्ट्रिंग की वेव्स, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एटसेट्रा। ठीक है, और ये वेव इक्वेशन। तो चलिए जी अब आ गया डी एलम्बर्ट सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन के लिए डी एलम्बर्ट साहब का सोल्यूशन जो है, अच्छा तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि बैटरी लो है, इसको मैं चार्जिंग कर लूँ और इसके बाद फिर हम डी एलम्बर्ट सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट हाफ चैप्टर रह गया उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।